मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाकरे समूह के नेता और सांसद संजय राउत पर कानूनी नोटिस का दावा ठोका है और उनको कानूनी नोटिस भी भेजा है। इस बात की जानकारी खुद संजय राउत की तरफ से ट्विटर पर पोस्ट कर दी है। संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गंभीर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सीएम एकनाथ शिंदे ने जमकर पैसों का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें नोटिस भेजा है। साथ ही 3 दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने या फिर कानूनी कार्रवाई करने का बात कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर संजय राउत माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ और सामना के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे में ये देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर संजय राउत की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। क्या वो इस पूरे मामले को लेकर एकनाथ शिंदे से माफी मांगते हैं या फिर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ मैं अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के लगभग अंतिम दौर में मतदान से पहले लगातार तमाम पार्टियों के नेता मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री कल्पना सोरेन ने संथाल परगना के इलाकों में कई इलाकों में चुनावी सभाएं की, रोड शो किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कई दिग्गज भी आज संथाल परगना में थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संथाल परगना में पसीना बहाया और लोगों से मतदाताओं से मतदान करने की अपील की, बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। देवघर में जेपी नड्डा ने रोड शो भी किया और लोगों के बीच ये बात सामने रखी कि मोदी सरकार को किस तरह से इस बार लाना है और 400 पार सीट के साथ लाना है, तभी देश एक तरह से मजबूत हो सकेगा। अंतिम समय में लगातार जिस तरह से नेता, तमाम पार्टियों के नेता अपना पसीना बहा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि चुनाव यहाँ काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, देवघर। पूरे बिहार में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। अब तक इसके चपेट में 100 से ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं। सिर्फ शेखपुरा ज़िले में एक ही स्कूल में 50 बच्चे हीट स्ट्रोक के चपेट में आ गए और बेहोश हो जाने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। ऐसे ही मामला मोकामा से, बेगूसराय से, शेरपुर से और कई अन्य जगहों से आई है, जहां स्कूली बच्चे स्कूल में ही बेहोश हो गए। किसी के नाक से खून निकलने लगा तो कोई बेहोश होने लगा और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस घटना के तत्काल बाद बतौर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पे हमला किया और नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते हुए साफ तौर पे आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के मनमानी की वजह से बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। आम लोगों की अगर बात करें तो अब तक 100 से ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं और कई अस्पतालों में उनका इलाज भी चल रहा है। कुल मिला के पूरे प्रदेश में हीट वेव का प्रकोप जारी है और 9 जिले इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जिलों की अगर बात करें तो गया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन आज औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा तापमान रहा और मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि अगले 3-4 दिनों तक बिहार वासियों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में बचाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि ज़रूरत ना हो तो आप घर से बाहर नहीं निकले, अन्यथा आप हीट वेव के चपेट में आ सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। लोकसभा के 7वें चरण पर उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी ने इस पर गैर यादव ओबीसी पे दांव खेला है। अगर एनडीए की बात करें तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से तीसरी बार मैदान में है, वहीं अनुप्रिया पटेल और एक सुभाषपा के खाते में गई है। उसके बाद भी सबसे बड़े पिछड़े नेता के रूप में एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश कर रही है। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने ऐन वक्त पर अपना नाम वापस ले लिया था और यही नहीं, उन्होंने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी। वहीं दूसरी ओर उनके ऊपर एक 17 साल पुराना ज़मीन विवाद का मामला चल रहा था, जिसमें बाद में उनके ऊपर 307 धारा बढ़ाई गई थी और उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे।
नियत तारीख को वे हाजिर नहीं हुए थे, जिसके चलते कोर्ट ने उनका गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया था। गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ वे हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। आज इंदौर हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। अक्षय कांति बम के वकील ने तर्क पेश किया था कि 17 साल पुराना मामला है और तब उनके खिलाफ 307 धारा नहीं लगाई थी और 17 साल बाद चुनाव से कुछ दिन पहले ही 307 धारा बढ़ा करके उन्हें परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। अदालत तर्कों से संतुष्ट हुई और उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। आज अक्षय कांति बम में अग्रिम जमानत की याचिका लगी हुई थी, जिसमें आज की तारीख नियत थी, जिसमें अक्षय कांति बम की ओर से हमारे द्वारा वरिष्ठ अभिभाषक श्री सुरेंद्र सिंह साहब को जबलपुर से एंगेज किया गया था। वो आज न्यायालय में उपस्थित हुए और तर्क प्रस्तुत करे, जिसमें मुख्यतः ये हाईलाइट किया गया कि 17 साल बाद किसी मामले में 307 की धारा बढ़ाई गई, जबकि 307 की धारा का प्रकरण नहीं था। ना तो एफआईआर के समय में 307 थी, ना उसके बाद जो कंप्लेनेंट यूनुस के स्टेटमेंट हुए उसमें थी। 19 दिन बाद एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं जिसमें 307 का रेफरेंस आता है कि गोली चलाई गई थी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने तर्कों से सहमत होकर अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया। 17 साल पुराने मामले में लंबे समय से परेशान चले आ रहे अक्षय कांति बम के लिए कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। भारतीय मौसम विभाग ने 7 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। आसमान आग बरसा रहा है। इस समय हम भारतीय मौसम विभाग के बाहर खड़े हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 30 मई तक गर्मी इसी तरह पड़ेगी, पर 30 मई को पहाड़ी राज्यों में बरसात होने के कारण जो गर्मी है वो कुछ कम होगी, पर ये राहत परमानेंट नहीं होगी। कुछ दिनों की ये राहत होगी और उसके बाद जून के महीने में आसमान एक बार फिर से आग बरसाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, और जब भी बाहर निकलें पानी पीकर निकलें और शरीर को ढक के निकलें। तो गर्मी से अगर आपको बचना है तो घर में ही रहें और पानी लगातार पीते रहें, जिससे कि आपकी तबीयत ठीक हो। देखना होगा कि मौसम विभाग के अनुसार जो तापमान में कमी आने की बात की जा रही है वो कब आती है और लोगों को राहत कब तक मिलती है। कैमरामैन पवन के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी के तहत आज वाराणसी में मलदहिया चौराहा से लेकर के मैदागिन होते हुए काशी विश्वनाथ तक एक यात्रा निकाला गया, जिसका संयोजन भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री शिवानंद राय ने किया। इस पूरे यात्रा का एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि राजलक्ष्मी माता, जिसको बुलेट रानी के नाम से जाना जाता है, यह पूरे भारत में 21,000 किलोमीटर की बुलेट से यात्रा करके लोगों को जागरूक करती हुई आज वाराणसी पहुंची है और इसका काशी से आज समापन किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समर्पित यह राजलक्ष्मी माता बुलेट रानी के नाम से जिनको जाना जाता है, इन्होंने पूरे 21,000 किलोमीटर की पूरे देश भर में यात्रा किया तथा लोगों को जागरूक करने के बाद मतदान के लिए जागरूक किया है तथा मतदान से क्या फ़ायदे होंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए इन्होंने लोगों को जागरूक किया। इस जागरूक यात्रा का आज वाराणसी में विधिवत समापन हुआ है और जैसा कि जाना जाता है कि 1 तारीख को चुनाव का आखिरी चरण वाराणसी में संपन्न होगा। ऐसे में इस यात्रा को काशी में समापन करने का एक अलग महत्व माना जा रहा है। बिमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। बीजेपी धर्म के आधार पे वोट मांग रही है, ऐसा इंडिया गठबंधन के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। कल योगी आदित्यनाथ पटना आए थे, वहाँ उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आरजेडी और कांग्रेस जो है औरंगजेब की संतान है और हम लोग गौ रक्षा करने वाले हैं, गौ रक्षा करने वाले को जनता वोट देगी। इस बात को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी काफ़ी हमलावर हो गए हैं। एक तरफ जहाँ कांग्रेस के सीएलपी लीडर शकील अहमद खान बीजेपी के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की जो मुद्दा है वो ना महंगाई पे बात करते हैं, ना बेरोजगारी पे बात करते हैं, लेकिन ये धर्म की बात करते हैं। ये धर्म के आधार पे वोट बैंक अपना बनाना चाहते हैं, वोट मांगते हैं। इनको लोगों के मुद्दे से मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी इस बात को बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव का भी कहना है कि बीजेपी जो है धर्म के आधार पे वोट मांग रही है, जबकि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे
वोट नहीं मांग रही है। बड़ा आरोप लगाया जा रहा है 7वें चरण के चुनाव में एनडीए के ऊपर। वहीं कहीं ना कहीं बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ का इंडिया गठबंधन के ऊपर भी रहा कि औरंगजेब के संतान हैं। तो अब देखने वाली बात है कि 1 जून को चुनाव होने वाला है, मुद्दा किसका भारी रहता है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में कथित आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री ने कहा है कि यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जमानत के लिए निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता अरविंद केजरीवाल को दी गई है। वो निचली अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कोर्ट का साफ आदेश है। 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी और कहा था कि 2 जून को वो सरेंडर करें। आपको बता दें कि 17 मई को अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि ईडी की गिरफ्तारी जो है वो अवैध है, लिहाजा ईडी के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगे और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द किया जाए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला अभी आना बाकी है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या निचली अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। राजकोट अग्निकांड की आग ठंडी पड़ गई है। मलबा हटा लिया गया है। अब तक 25 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है और उन शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ राजकोट वासियों के आक्रोश का पारा अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच राज्य सरकार के द्वारा गठित एसआईटी ने आज अपनी पहली रिपोर्ट सौंप दी है। करीब 2.5 घंटे तक गृह मंत्री हर्ष संघवी के साथ एसआईटी के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें एसआईटी के अधिकारियों को गृह मंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए एसआईटी के मुखिया ने अपनी टीम की पीठ थपथपाई और कहा कि उनकी टीम ने रिकॉर्ड समय में शवों के डीएनए सैंपलिंग कर शिनाख्त की है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि अब भी कुछ लोग लापता हैं। इस बीच पुलिस ने आज कई निलंबित अधिकारियों के पूछताछ की है और एसआईटी के प्रमुख ने कहा है कि जो भी इस कांड में लापरवाही का दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही की जाएगी, चाहे फिर वह आईपीएस हो अथवा आईएएस। लेकिन लगता है कि जन आक्रोश की आग को भड़कता देखकर राज्य सरकार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का दिखावा कर रही है। यदि ईमानदारी से कार्यवाही की जा रही है तो सरकार को जल्द जवाबदेही तय करनी होगी और राजकोट के गेमिंग जोन रूपी लाक्षागृह को बनाने वाले कौरवों के नाम उजागर करना होंगे, क्योंकि राजकोट के लाक्षागृह को बनाने के लिए जितने उसके मालिक जिम्मेदार हैं उतना ही राजकोट का प्रशासन जिम्मेदार है, जिसमें 32 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। इसलिए एसआईटी की टीम को राजकोट के इस गेमिंग जोन रूपी लाक्षागृह को बनाने वाले कौरवों के नाम उजागर करने होंगे, तभी सही मायने में गुजरात मॉडल सार्थक होगा। राजकोट में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर रोज ही एक नया आरोप लगाते हैं, रोज ही एक नया सवाल जवाब आपस में किया जाता है। आज वित्त मंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं ओपी चौधरी, उन्होंने ये दावा किया कि उनकी सरकार युवाओं की सरकारी नौकरियों में बम्पर भर्ती करेगी, पिछली कांग्रेस सरकार से ज़्यादा भर्ती की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि सीजीपीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप चुकी है सरकार, लेकिन युवाओं को हित में ध्यान रखते हुए नौकरी में भर्ती की जाएगी और बहुत बड़े पैमाने पे भर्ती की जाएगी। जैसे ही ओपी चौधरी का ये बयान आया, कांग्रेस ने तत्काल पलटवार किया। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सुशीलानंद शुक्ला, उनका कहना था कि भाजपा सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती होने का ऐलान किया गया है, लेकिन उसकी कोई तैयारी भी सरकार ने शुरू नहीं की है। इसलिए भर्ती की जितनी भी बातें सरकार कर रही है
उसको देखकर ये लगता है कि सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है। एक बयान और दिया है सुशील आनंद शुक्ला ने कि 4 जून को जैसे ही नतीजे आएंगे भाजपा के सारे जो नेता हैं वो कोमा में चले जाएंगे। उनका कहना है कि 4 जून के नतीजे बड़े चौंकाने वाले होंगे और बीजेपी के जो नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं 4 जून के बाद वो नज़र नहीं आएंगे और कोमा में चले जाएंगे। तो इस तरह के बयान लगातार लोकसभा चुनाव के चलते छत्तीसगढ़ में सुनने को देखने को मिल रहे हैं। इन बयानों का क्या असर देश की राजनीति में पड़ता है ये तो देश के मतदाता ही बता सकते हैं, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है उसको बनाए रखे हुए हैं। 35,000 शिक्षकों की भर्ती भी एक जुमलेबाजी है। अभी तक इनके द्वारा कोई तैयारी नहीं की गई है, सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे सारी मोदी की गारंटी का हर्ष जो हुआ वैसे ही ये 33,000 शिक्षकों की भर्ती का हर्ष होगा। हम तो मांग करते हैं कि 33,000 तो पूरे छत्तीसगढ़ में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे लोगों को रोजगार देना ही नहीं चाहती। 4 तारीख को जैसे ही लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी की विदाई सुनिश्चित है। नरेंद्र मोदी की विदाई जनता ने तय कर दिया है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही, उसके बाद राम विचार नेताओं सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कोमा में चले जाएंगे। इनको यह तय करना है कि 4 तारीख के बाद इनको करना क्या है, क्योंकि जनता इसके बाद इनके 10 साल की जो वादा खिलाफी का हिसाब मतदान के रूप में ले चुकी है, ये जवाब देते इनको नहीं जाएगा। कैमरा शो के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। सागर जिले में दलित परिवार के 2 लोगों की मौत के बाद अब प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। पीड़ितों से मुलाकात करते हुए दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस ने मामले में बीजेपी पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। दरअसल 5 साल पुराने छेड़छाड़ एवं मारपीट के एक मामले में 2 गुटों में रंजिश चल रही थी, जिसमें पीड़ित परिवार से 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। अब 4 दिन पहले पीड़िता के चाचा की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। इसके बाद दूसरे ही दिन छेड़छाड़ की पीड़िता की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस पूरे मामले में एक परिवार से अब तक 3 लोगों की मौत होने से मामला गर्मा गया है। मामले में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और गांव में चौकी खोलने की बात कही है। मामले में अब बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। अब आरोप प्रत्यारोप के दौर में दोनों एक दूसरे के ऊपर तमाम तरह के संगीन आरोप लगा रहे हैं। लगता नहीं है कि ये मामला जल्द ही थम पाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। देश के सबसे चर्चित चुनावी क्षेत्र में गर्मी ने 140 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वहीं अगर बात की जाए चुनावी प्रचार की तो इस बार चुनाव प्रचार में भी पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं भाजपा की एक और कोशिश है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर काशी से रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया जाए। इसके लिए भाजपा के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में ही कैंप कर रहे हैं और वो वाराणसी समेत पूर्वांचल की एक-एक सीटों को साधने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। फाइनल एक्शन प्लान क्या हो और बूथ दिवस पर किस तरीके से भाजपा को मजबूती प्रदान की जाए, इसके लिए अमित शाह कई चक्र में बैठक कर रहे हैं और चुनिंदा पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। वहीं अगर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की बात की जाए तो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की मजबूती के लिए यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कैंप कर रहे हैं। आज प्रमोद तिवारी ने यहाँ चुनाव जनसंपर्क किया, वहीं आराधना मिश्रा मोना भी लोगों के बीच पहुंची और इंडी गठबंधन का प्रचार प्रसार किया। इस तरीके से कहा जा सकता है कि पूरे राजनीति की केंद्र बिंदु काशी बनी हुई है और पूर्वांचल की सीटों को साधने के साथ ही यहाँ काशी को लेकर विशेष प्रयास किया जा रहा है। भाजपा ने यहाँ पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी उतारा, जो मराठी समाज के लोगों के बीच पहुंचे और उन्होंने 10 साल के भाजपा के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी यहाँ वाराणसी पहुंचे और उन्होंने भी यहाँ पर लोगों से वोट की अपील की। वहीं स्मृति ईरानी भी यहाँ पहुंची और उन्होंने भी एक छोटी जनसभा कर लोगों को संबोधित किया। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भाजपा के जो नामचीन चेहरे हैं वो इस समय वाराणसी में ही कैंप कर रहे हैं और फाइनल राउंड की 1 जून को होने वाली वोटिंग के लिए पूरा लोगों को जोर लगा रहे हैं कि वो 100% मतदान में भागीदारी करें। वहीं पीएम मोदी को यहाँ से रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाए। वहीं इंडी गठबंधन के
प्रत्याशी के मजबूती के लिए भी सपा और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि अब कल यहाँ प्रचार प्रसार थमने वाला है, उससे पहले यहाँ पर पूरी ताकत लगाई जा रही है अपने अपने प्रत्याशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए। महाराष्ट्र में गंभीर हो रहे जल संकट का असर अब मुंबई में भी दिखाई देने लगा है। ऐसे में मुंबईकरों को पानी की कटौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में जिन झीलों से पानी सप्लाई की जाती है वहां पर पानी का जलस्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में बीएमसी ने पानी सप्लाई में कटौती करने का फैसला किया है। मुंबई में 30 मई से 5% और 5 जून से 10% पानी की कटौती की जाएगी। पानी की कमी को देखते हुए बीएमसी ने मुंबईकरों को पानी का उचित इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है। पिछले वर्ष कम बरसात हुई थी, इस वजह से पिछले वर्ष की तुलना में इस बार डैम में 5.64% कम पानी है। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले सभी डैम में फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 1,40,202 मिलियन लीटर ही पानी बचा है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए भातसा डैम और अपर वेतरना डैम से पानी मुंबई को सप्लाई किया जाएगा। बीएमसी की तरफ से ठाणे, भिवंडी, निजामपुर महानगर पालिका सहित जिन गांवों को पानी सप्लाई किया जाता है उसमें भी 5 से 10% की पानी की कटौती की जाएगी। ऐसे में मुंबईकरों को 31 मई के बाद पानी की जो किल्लत है वो झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरीके से मुंबई में या फिर दूसरे जिलों में पानी की कमी नहीं हो रही है, कमी पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, इस पूरे मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से या फिर बीएमसी की तरफ से आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए उड़ीसा के मयूरभंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक के लगातार पिछले 1 साल से गिरते स्वास्थ्य पर चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लगातार गिरते स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल खड़े किए। सवाल ये भी था, क्या जो नवीन पटनायक का लगातार स्वास्थ्य गिर रहा है वो एक षड्यंत्र है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में नवीन पटनायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि नवीन पटनायक एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उस सभा को संबोधित करते हुए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा, उनके हाथ कांप रहे हैं। जाहिर किसी बात है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक के गिरते हुए स्वास्थ्य पर सवाल उठाया और चिंता जाहिर की है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा।